सो गुड इवनिंग टू ऑल, आप सभी का स्वागत है। अभी हम सबसे पहले लिटरेरी टर्म्स का सेक्शन करेंगे। ये सेक्शन अपने आप में आज एफ लेटर को करने वाले हैं हम, और एफ लेटर के कुछ पर्टिकुलर आपको टर्म्स ऑलरेडी दिए जा चुके हैं कि ये टर्म्स आपको प्रिपेयर करना है, जिसमें फेब्ल्यू, फैंसी एंड इमेजिनेशन, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, फिक्शन एंड ट्रूथ, फिगरेटिव लैंग्वेज, फाइन आर्ट्स, फोकलोर, फोरशैडोइंग, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फॉर्मलिज्म, फ्री वर्स एंड रेटोरिक डिवाइसेस भी मैंने दिया था, लेकिन इसे एन वक्त पे मैंने हटा लिया, मुझे लगा ज़्यादा हो जाएगा आज के लिए, तो इसको हटा लिया गया है। तो आई होप कि आप लोग पढ़ के आए होंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं एमएच अब्राहम को ही। आप सभी के सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है और आप लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका आंसर होगा। हु विल गिव द आंसर? What medieval literary form is defined as a short comic or satiric verse tale dealing realistically with lower and middle class character? बताइए कौन सा ऐसा लिटरेरी फॉर्म है, मिडिवल लिटरेरी फॉर्म है, जहां पे शॉर्ट कॉमिक एंड सैटिरिक वर्स टेल मिलता है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए, जल्दी से आप लोग बताएंगे। यस, फैब्ल्यू, ठीक है, बहुत अच्छा जी। व्हाट वाज अ प्रोमिनेंटली रिकरिंग कॉमिक थीम ऑफ द मिडिवल फैब्ल्यू? बताइए क्या एक कॉमिक थीम है जो आपको जो है जो फैब्ल्यू है उसमें दिखाई पड़ता है। तो आप देखेंगे, यस, बहुत अच्छा, कोल्डिंग ऑफ अ स्टूपिड हस्बैंड। एक हस्बैंड आपको दिखेगा जो कि बहुत स्टूपिड होगा और उसको बेवकूफ बनाया जाएगा, ठीक है जी। तो ये बहुत ही सिंपल एक आपको बार बार मिडवल थीम आपको मिलेगा, प्रोमिनेंट रिकरिंग कॉमिक थीम आपको बार बार सारे फैब्ल्यू में दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। इन विच सेंचुरी, इन विच कंट्री डिड द फैब्ल्यू फ्लरिश ड्यूरिंग द 12th एंड 13th सेंचुरी? बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा हो 12th एंड 13th सेंचुरी में ये किस कंट्री में फ्लरिश हुआ। हालांकि ये इंग्लैंड में 14th सेंचुरी में आता है, बहुत पॉपुलर हो जाता है, लेकिन उससे पहले ये किसी और कंट्री में इसकी ओरिजिन है, और वो कंट्री कौन है? फ्रांस। फ्रांस में बहुत पॉपुलर होता है, फिर उसके बाद इंग्लैंड में आता है। विच ऑफ जॉफरी चासर टेल? जॉफरी चासर के बहुत से टेल्स हैं, उसमें एक टेल ऐसा है जो इसको बहुत ही वाइडली कंसीडर किया जाता है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिलेरियस इंग्लिश फैब्ल्यू। बताइए कौन सा ऐसा टेल है जिसको बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है? मिलर्स टेल। वैसे तो दो टेल है, पार्टनर टेल भी है, मिलर्स टेल भी है, दोनों आप नोट कर लीजिए, दोनों इनके जो है फैब्ल्यू के बहुत अच्छे एग्जाम्पल माने जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, यू ऑल आर रिप्लाइंग, दैट इज द बेस्ट वे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द जॉफरी चासर टेल, ये हो गया। इन विच टू सिटीज, अब चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन से दो सिटीज हैं डिड फार्मलिज्म ओरिजिनेट? अब देखो फार्मलिज्म से बहुत डीपर लेवल पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एक दो जो क्वेश्चन आ सकता था, मुझे लगा क्यों ना हम आपको इसको बता दें, हमारी तरफ से हम आपको तैयार रखना चाहते हैं। तो बताइए कौन से दो सिटीज हैं? जैसे एक फार्मलिज्म भी टर्म है, ये है तो वैसे यूजीसी नेट में आता है, लेकिन बात ये कि आपके भी एग्जाम में ऐसा देखा जा रहा है, टीजीटी पीजीटी में भी, कि जो मेजर टर्म्स हैं, जैसे डीकंस्ट्रक्शन आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन पूछा जा चुका है, तो इसी तरह से फार्मलिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपसे बेसिक लेवल पे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने बेसिक लेवल के क्वेश्चन लिए हैं जो आपको ध्यान रखना है, और आप बस एक बार रीड कर लेना, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। तो कौन सी दो सिटीज हैं जहां पे माना जाता है कि फार्मलिज्म जो है वो जो है ओरिजिनेट हुआ? तो वो सिटीज है मॉस्को एंड सेंट पीटरबर्ग। मॉस्को एंड सेंट पीटरबर्ग, बस ऐसे रख लीजिए जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। आएगा नहीं, आने का 0.00% चांस है, लेकिन हम अपनी तरफ से तैयारी कर लेते हैं, पढ़ने में क्या जाता है, रीड कर लेंगे तो आएगा, ऑप्शन तो मार देंगे ना, वहां लिखना तो है नहीं। विच लिटरेरी मूवमेंट फोकस एक्सटेंसिवली ऑन द टेक्निकल डिवाइसेस ऑफ लिटरेचर while deliberately excluding its subject matter and social values? बताइए
कौन सा लिटरेरी मूवमेंट है जो टेक्निकल डिवाइसेस ऑफ लिटरेचर पे फोकस करता है, ठीक है, डेलिबरेटरी एक्सक्लूड कर रहा है सब्जेक्ट मैटर एंड सोशल वैल्यूज को, तो ये है रसियन फॉर्मलिज्म, ये वही है रसियन फॉर्मलिज्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस आपको इसे याद ही ध्यान ही देना है। बोरिस, ठीक है, आइकेनबाम एंड विक्टर श्लोवस्की वर लीडिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विच लिटरेरी मूवमेंट, बस आपको नाम बताना, तो ये भी क्या हो गया, रसियन फॉर्मलिज्म। तो बस कुछ नहीं जानते हैं फॉर्मलिज्म, इतना तो ध्यान रहेगा ना। तो ये कुछ 3 क्वेश्चन मुझे लगे कि थोड़े ठीक ठाक थे, तो मैंने कहा कि ये चलो आपको कम से कम लीडिंग लोगों के नाम पता होने चाहिए, शहर के नाम पता होना चाहिए, सेंचुरी, ये कुछ चीजें मेन चीजें पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट वर्स फॉर्म डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल वर्स, बताइए कौन सा वर्स फॉर्म है जो ट्रेडिशनल वर्स से डिफर करता है, स्पेसिफिकली बाय लाइकिंग अ रेगुलर मेट्रिकल रिदमिक पैटर्न। बताइए, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी कर सकते हैं। फ्री वर्स, फ्री वर्स को और किस नाम से जानते हैं, वर्स लिबर। जो फ्री वर्स है ये ट्रेडिशनल वर्स से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का मीटर रिदमिक पैटर्न नहीं पाया जाता है। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ रहा होगा। अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस उपलब्ध कराने की, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं वहां से भी कहां तक वो पूछ सकते हैं, वहां उससे आगे मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं, बस ये समझ लो आप। हाउ डज ब्लैंक वर्स स्ट्रिक्टली डिफर फ्रॉम अनराइम्ड फ्री वर्स, अगर हम पूछे कि ब्लैंक वर्स कैसे फ्री वर्स से अलग है, फ्री वर्स तो राइम्ड नहीं होता है, तो ब्लैंक वर्स आप फ्री वर्स से अलग कैसे, भी बताओ। तो अगर हम ब्लैंक वर्स को देखें तो ब्लैंक वर्स मीट्रिकली राइमिंग तो नहीं है, लेकिन मीटर है भाई, कहां आप हो ब्लैंक वर्स में राइम नहीं है, बट देयर इज मीटर, तो मीटर है, समझ में आ रहा है, इट हैज मीटर, तो आप इसको क्या बोलोगे, इट इज मेट्रिकली रेगुलर। अगर रेगुलर है तो कैसे है, मेट्रिकली रेगुलर है। आयम्बिक कौन सा मीटर यूज होता है, कैन एनीवन टेल विच मीटर इज यूज्ड हियर, तो आयम्बिक पेंटामीटर, तो मीटर तो एकदम फिक्स है भैया ना, दोनों लाइन में, यस। आगे बढ़ते, बट देयर इज नो राइमिंग। इन विच 1855 कलेक्शन डिड वाल्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए 1855 का कौन सा कलेक्शन है, क्योंकि वाल्ट विटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्स बोला जाता है, इसीलिए समझिए एमएच अब्राहम ने भी दिया है। 1855 का कौन सा कलेक्शन है जहां पे वाल्ट विटमैन ने फ्री वर्स को प्रोमिनेंस में लाया, इतना बेहतरीन यूज किया कि पूरी दुनिया फ्री वर्स की दीवानी हो गई, तो कौन सा, लीव्स ऑफ ग्रास, इनका मोस्ट फेमस पोइट्री कलेक्शन है, बहुत ज्यादा इनके लिए जाना जाता है इनको। आगे बढ़ते हैं। विच मॉडर्न पोएट हैवली यूटिलाइज्ड विजुअल क्यूज सच एज वेरिएबल स्पेसिंग, वर्ड लेंथ टू कंट्रोल पेस एंड सिंटैक्स इन हिज फ्री वर्स, बताइए अपने फ्री वर्स में इसने बहुत ढेर सारे क्यूज का इस्तेमाल किया, ट्रिक्स का इस्तेमाल किया, ताकि वो कंट्रोल कर सके सिंटैक्स को, पेस एंड सिंटैक्स को। तो बताइए ऐसा कौन सा ये राइटर है जो ऐसा कर रहा है, तो ये आपको पता नहीं है, बस हवा में बाजी मार रहे हैं, तीर चलाते रहिए। ई कमिंग्स, इसका नाम है ई कमिंग्स, नोट कर लें आप लोग, ई कमिंग्स। ये जब फ्री वर्स अंदर पढ़ेंगे तब पाएंगे, लेकिन मेन पॉइंट अंदर से मैं निकाल के आपको दे दे रहा हूं, तो कोई बात नहीं है। व्हाट मॉडर्न मूवमेंट एडवोकेट्स, बताइए वो कौन सा मॉडर्न मूवमेंट है जो एडवोकेट करता है फॉर अ रिटर्न टू ट्रेडिशनल मीटर राइम एंड स्टैंजा फॉर्म इन पोएट्री, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। एक मॉडर्न मूवमेंट आया था, आप लोग ये मत सोचिए कि आपका क्वेश्चन नहीं है, जो लिटरेचर की ऊपर लेवल की समझ है वो आपको होनी चाहिए, अगर वो समझ नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे डीकंस्ट्रक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, बट दे कैन आस्क, तो इसी तरह से ये सब भी आ सकता है, इसलिए हमें तैयार रहना है। तो मॉडर्न मूवमेंट बताइए वो कौन सा है जो रिटर्न टू ट्रेडिशनल मीटर राइम एंड स्टैंजा फॉर्म की ओर जाता है, तो उसके लिए जो एग्जैक्टली टर्म है दैट इज न्यू फॉर्मलिज्म। क्या है भाई, द न्यू फॉर्मलिज्म। इसमें जो आपके टीएस इलियट हैं, ये सारे लोग इसमें आते हैं,
चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन। अब अगर देखा जाए तो फैंसी, इमेजिनेशन, ये दो टर्म बहुत बेहतरीन टर्म है और अक्सर आपके सिलेबस में हैं, क्योंकि ये वर्ड्सवर्थ से भी जुड़ा है, रोमांटिक एज से जुड़ा है, तो इसीलिए हम इसको कॉलेरिज से जुड़ा है। यस, कॉलेरिज ने तो इसको डाला ही था, इसलिए उनका नाम नहीं लिए। तो चलो देखते हैं इनके बारे में। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, बस आपको कंफ्यूजन, आपको समझना ही ज्यादा नहीं है, आप समझने के चक्कर में सब गड़बड़ा रहे हो। आपको एक टर्म अभी देखो, एक लाइन बस समझना है, बस आप भूलोगे नहीं। देखिए सबसे 3 ही क्वेश्चन बनाया हूं इससे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि ये बताओ कि ये जो डिस्टिंक्शन दिया गया है फैंसी इमेजिनेशन के बारे में, ये बहुत ही फेमस है पोएटिक थ्योरी के रोमांटिक राइटर, ठीक है। तो ये बताइए किस चैप्टर में जो है ये बात कही गई है। सबसे पहले तो किस राइटर ने बात कही है, तो सभी को पता है कौन है, एस टी कॉलेरिज। एस टी कॉलेरिज महोदय ने ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से फैंसी इमेजिनेशन को अपने थ्योरी में समझाया है, ठीक है। दूसरी बात है कि किस चैप्टर में, कौन सा चैप्टर है और कौन सी बुक है। तो बुक का नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो 1817 में आया था, और चैप्टर है इसका 13। तो 13 नंबर चैप्टर में उन्होंने इसके बारे में बात की है। क्लियर है इतनी बात। अब 2 क्वेश्चन, एक फैंसी एक है आपका इमेजिनेशन, बस इसको ध्यान लो। अकॉर्डिंग टू कॉलेरिज विच मैकेनिकल लोअर फैकल्टी प्लेज स्ट्रिक्टली विद फिक्सिटीज एंड, ठीक है, डेफिनेट्स। तो फिक्सिटीज एंड डेफिनेट, ये 2 टर्म याद करना है। इसके साथ कौन प्ले करता है, फैंसी करता है। और आपसे पूछा जाए, देखो ये देखो इमेजिनेशन के लिए याद रखना है, डिजॉल्विंग, डिफ्यूजिंग एंड डिसिपेटिंग इन ऑर्डर टू रिक्रिएट। तो अब बताइए कौन सा ऐसा टर्म है जो डिजॉल्विंग, डिफ्यूजिंग, डिसिपेट करता है कुछ नया क्रिएट करने के लिए, तो कौन है, इमेजिनेशन। बस यही बस 2 चीज ध्यान रखना है। और दोनों में एक बात ध्यान रखना है, ये बताओ हायर लेवल पे कौन है, हायर कौन है, लोअर कौन है। अगर आप इस लाइन को, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी समझ जाएंगे। तो लोअर है फैंसी और हायर कौन है, इमेजिनेशन। बस इतनी बात याद रख पाओगे कि नहीं। और ये 2 चीज ध्यान रख लेना है। अब जहां दिमाग नहीं लगाना वहां मत लगाओ, ठीक है जी। अब आपको मैं डिकंस्ट्रक्शन पढ़ाऊं, फार्मलिज्म पढ़ाऊं, न्यू फार्मलिज्म पढ़ाऊं, तो पागल हो जाओगे आप। आने की संभावना 0 भर का नहीं है, और पता चल रहा है उस पर हम पीएचडी करे पड़े हुए हैं। तो भाई जितना पढ़ना था उतना पढ़ के किनारे फेंक दो, 4 ऑप्शन आएगा उसमें से 1 मार दोगे आप। अब बाकी अपने मेजर टर्म पे पीएचडी करो जो आपको चाहिए। अब फेमिनिज्म, जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी जब आपके सिलेबस में लिटरेचर है, लिटरेरी फॉर्म सब कुछ है, लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म, तो दे माइट आस्क, ठीक है। तो हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उससे मैंने निकाला है आपके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें, जैसे, और ये आपको बड़ा हेल्प करेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि लिटरेचर की आपको अब थोड़ी सी ज्यादा पकड़ हो रही है। तो ये मैं चब्राहम से ही निकाला है। सबसे पहली बात कि इन व्हाट डिकेड वाज फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ऑफिशियली इनॉग्रेटेड एज अ डिस्टिंक्टिव एंड कंसर्टेड लिटरेरी अप्रोच। बताइए वास्तव में जो फेमिनिज्म है इसकी स्टार्ट किस डिकेड में होती है। तो 1960s, और वो भी कब, लेट 1960s। बहुत अच्छा आकांक्षा, कोशिश सबने की है, लेकिन लेट 1960s है, एकदम लास्ट में आती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विच 1792 टेक्स्ट, कौन सा ऐसा 1792 टेक्स्ट है बाय मैरी वॉल स्टोनक्राफ्ट। देखो वास्तव में 3 ऐसे वर्क माने जाते हैं, माना जाता है कि इसने बहुत बड़ा योगदान दिया है फेमिनिज्म के लाने में। एक दिन में नहीं आया, वर्षों से लड़ाई लड़ी गई है, उसमें ये टेक्स्ट बड़ा ही पॉपुलर है, 1792 का। ये जो सेली साहब हैं, पीबी सेली, उनकी सासू माँ है मैरी वॉल स्टोनक्राफ्ट। इन्होंने एक बहुत ही फंडामेंटल वर्क लिखा था जिसमें इन्होंने वीमेंस की राइट की बात की थी। वो बताइए कौन सा वर्क है, हु विल टेल। तो वर्क का नाम है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। क्या बोलेंगे, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ द वुमेन। तो ये आपका जो है यहाँ पे इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपको जानना ही चाहिए फॉर बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, और क्या पता कब काम आ जाए।
Which male philosopher contributed significantly to early feminist thought with his 1869 book The Subjection of Women? ये Subjection of Women करके किसी मेल राइटर ने बुक लिखी है और उन्होंने भी फेमिनिज्म में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो ये कौन है? जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल महोदय हैं जिन्होंने ये बुक लिखी थी, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। आगे बढ़ते हैं। इन विच 1929 ऐसे, एक 1929 में बहुत ही फेमस ऐसे लिखा था वर्जीनिया वुल्फ ने, जहां पे एक्सप्लोर करती हैं क्रिएटिव डिसेबिलिटीज फोर्स्ड अपॉन वीमेन इन मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी। इन्होंने कहा जो मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं जो है वीमेन के साथ बहुत ज्यादा धोखा हो रहा है, उनको फोर्स किया जा रहा है, उनकी जो एबिलिटी है उसको डिसेबल किया जा रहा है। तो ये किस वर्क में बोला? अ रूम ऑफ वंस ओन। ये भी बहुत ही पॉपुलर वर्क है, कोई छोटी बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी करेंगे और ये आपको जानना चाहिए। इन विच 1949 फाउंडेशनल टेक्स्ट, आपको किसी को नहीं आ रहा है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको सुन लीजिए हमारे साथ और अपने दिमाग में बैठाइए, क्योंकि फेमिनिज्म मुझे पता है आप लोग नहीं पढ़े होंगे और बहुत ज्यादा 5-6 पेज में है तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। मैं निकाल कर लाया हूं ताकि कम से कम ये 7-8 क्वेश्चन आपको जानना चाहिए। 1949 में कौन सा ऐसा फाउंडेशनल टेक्स्ट है जो कि सिमोन दी बुआ ने लिखा है? सिमोन दी बुआ का नाम हर कोई जानता है। इन्होंने एक बहुत ही एक टेक्स्ट लिखा था, बहुत ही पॉपुलर टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट की वजह से एक नया मूवमेंट आया था फ्रांस में, सेकेंड वेव फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का पहला वेव लेट 1960s में आता है, दूसरा वेव जो है ये लेकर आती हैं। तो बताइए सिमोन दी बुआ, तो सिमोन दी बुआ का नाम है द सेकेंड सेक्स, बहुत ही शानदार बुक है। आगे बढ़ते हैं। हु फेमसली क्रिटिक्ड द कल्चरल आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीमेन एज द नेगेटिव अदर इन कॉन्ट्रास्ट टू द मेल एज द सब्जेक्ट। अब इस लैंग्वेज को समझो। एक्चुअली एक बहुत ही बड़ी फेमस राइटर थी, उन्होंने कहा था कि जो मेन है ये अपने आप को सब्जेक्ट मानते हैं, कहते हैं भैया हम ही सब कुछ है, हमारे आसपास सारी चीजें होनी चाहिए, और विमेन को क्या मानते हैं? बाहरी मानते हैं। अदर का मतलब क्या? कोई दूसरा मानते हैं। ठीक है, तो ये अदर का कॉन्सेप्ट विमेन के लिए किसने दिया था? और कौन सी राइटर है जो विमेन को कह रही है कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसको अदर बताता है? और किस वर्क में? बताइए जल्दी से, फास्ट। तो ये कौन है? ये सिमोन दी बुआ ही है, कोई और नहीं है, टेंशन मत लो। सिमोन दी बुआ ही है जो अदर कॉन्सेप्ट लेके आती महिलाओं के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन विटी वर्क लिखी गई है 1968 में मैरी इल्मैन के द्वारा, और ये वर्क इतना फेमस हुआ कि इसी वर्क के द्वारा अमेरिकन जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है उसकी शुरुआत करने का श्रेय इसी वर्क को जाता है। ठीक है, तो उस वर्क का नाम बता दो। ठीक है, उस वर्क का नाम बता दो। तो उस वर्क का नाम है थिंकिंग अबाउट वीमेन। क्या वर्क का नाम है? थिंकिंग अबाउट वीमेन। आगे बढ़ते हैं। हु ऑथर्ड, देखो जितने भी क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट है। हु ऑथर्ड द हाईली इन्फ्लुएंशियल 1696 फेमिनिस्ट टेक्स्ट सेक्सुअल पॉलिटिक्स। ये सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसने लिखा है? तो ये लिखा है केट मिलेट ने। केट मिलेट, यस। बहुत अच्छे 2-3 क्वेश्चन और हैं। विच फेमिनिस्ट क्रिटिक, एक बहुत ही अच्छी फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया रिविजनरी रीरीडिंग इन हर 1970 द रेसिस्टिंग रीडर। तो इनका नाम है जूडिथ, ठीक है, फेटरली। जूडिथ फेटरली नाम है इनका। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी चीटिंग कर लीजिए, क्योंकि अगर ढूंढ पा रहे हैं यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 5 पेज में फैला हुआ है और उसमें से ढूंढना है। तो अगर ढूंढ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ढूंढ के भी बता सकते हैं आप। ये क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं इसलिए हमने लिया। व्हाट स्पेसिफिक टर्म एलेन सोवाल्टर, ये तो आप सभी को जानना चाहिए। एलेन सोवाल्टर ने एक बहुत ही बेहतरीन टर्म लिया था फेमिनिज्म के संदर्भ में, टू क्वाइन द डिस्क्राइब क्रिटिसिज्म, ऐसे क्रिटिसिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि डेवलपिंग स्पेसिफिकली मेल फ्रेमवर्क, फीमेल फ्रेमवर्क एनालाइजिंग वीमेन राइटिंग, यानी वीमेन राइटिंग को दिखाता है, वीमेन फ्रेमवर्क के आसपास डेवलप किया गया है क्रिटिसिज्म।
तो इसको बोलते हैं गायनोक्रिटिसिज्म। क्या बोलते हैं इसे? गायनोक्रिटिसिज्म। गायनो बहुत ही फेमस है ये गायनोक्रिटिसिज्म। ये किसने दिया था? एलोन्सो वाल्टर ने। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हु क्वाइंड द टर्म गायनोक्रिटिसिज्म। तो आप टुनटुन बन जाइएगा, अरे सर हम तो फेमिनिज्म पढ़े नहीं हैं। अब ये फेमिनिज्म के अंदर है, ठीक है, तो आपको मेन मेन चीजें पकड़ के लाके दे रहा हूं। हु इज द ऑथर ऑफ इन्फ्लुएंशियल 1977 बुक अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन। ये भी बहुत ही फेमस है, ब्रिटिश वुमेन नॉवेलिस्ट फ्रॉम ब्रोंटे टू लेसिंग। और इसका मेन नाम यही है, लिटरेचर ऑफ देयर ओन। तो ये किसने लिखा था? ये एलेन्सो वाल्टर ने ही लिखा है, ठीक है, तो याद रखेंगे आप। Which two critics co-authored the notable 1979 feminist text The Mad Woman in the Attic। ये भी बहुत ही फेमस है, Man Woman in the Attic। ये बहुत ही बेहतरीन जो है वर्क है, जो कि दो क्रिटिक्स ने मिलकर लिखा है, सांद्रा गिलबर्ट एंड सुसन, ठीक है, गुबर, ठीक है, सांद्रा गिलबर्ट एंड सुसन, ठीक है, ये दो लोगों ने मिलकर इसे लिखा है। तो अब आपका जो ट्रायल था खत्म हो गया, ठीक है। तो फेमिनिज्म के क्वेश्चंस अच्छे लगे? एक भी क्वेश्चन आपको फालतू लग रहे हैं? एक भी क्वेश्चन इसमें फालतू नहीं है, हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, और आपके एग्जाम में पूरी तरह से आने की संभावना है हर एक क्वेश्चन की। बस इतने क्वेश्चन आपको तैयार करना है, इससे बाहर कुछ नहीं, बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं अब हम। अब नेक्स्ट फिगरेटिव लैंग्वेज पे आते हैं। भैया देखें फिगरेटिव लैंग्वेज आप क्या पढ़े हैं, फिगर ऑफ स्पीच। चलिए, ये आपका टॉपिक है जिसे आप दिल और मन से पढ़ के आए होंगे। विच रोमन रेटोरिशियन, बताइए कौन सा ऐसा रोमन रेटोरिशियन है जिसने प्रोवाइड किया था द फुलेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लासिकल ट्रीटमेंट ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज को सबसे बेहतरीन तरीके से कौन सा रोमन रेटोरियन है जिसने डिस्क्राइब किया है? ठीक है, अपनी इनकी एक बुक है द इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओरेटरी, उसमें किया था। तो बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, क्विंटिलियन। क्विंटिलियन महोदय हैं वो, बहुत अच्छा जी। अब आगे बढ़ते हैं। दो टर्म आता है जब आप बात करते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज की, एक है ट्रोप्स, दूसरा है स्कीम्स। अब देखते हैं क्या जवाब देते हैं। कौन सा ऐसा अम्ब्रेला टर्म है जो कि यूज किया जाता है फिगर्स ऑफ थॉट के लिए, ठीक है, that involve a conspicuous change from a word's standard or literal meaning। ठीक है, बताइए इसके लिए कौन सा टर्म आप यूज करेंगे? तो इसके लिए ट्रोप्स यूज होता है, TROPES, ठीक है। तो वर्ड का जो स्टैंडर्ड या लिटरल मीनिंग है, ठीक है, आपको जो है उसमें चेंज नजर आता है फिगर्स ऑफ थॉट में। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट टर्म इज यूज फॉर फिगर्स ऑफ स्पीच? जो फिगर्स ऑफ स्पीच है दैट इन्वॉल्व अ डिपार्चर फ्रॉम द स्टैंडर्ड यूसेज इन द सिंटैक्टिकल पैटर्न और ऑर्डर ऑफ वर्ड्स रादर देन देयर मीनिंग। तो यहाँ मेन जो है मीनिंग से ज्यादा जो है आपको चेंज क्या नजर आता है? सिंटैक्टिकल पैटर्न या ऑर्डर ऑफ वर्ड्स में, और ये डिपार्चर होता है एकदम पूरी तरह से जो स्टैंडर्ड यूसेज होता है, तो इसको हम बोलते हैं स्कीम। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। सबसे मेन बात, फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए क्या है? स्कीम, और फिगर्स ऑफ थॉट के लिए क्या है? ट्रोप्स। अगर आप एकदम एक वर्ड में अगर आएगा तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बहुत महत्वपूर्ण चीज। अब ये सब थ्योरी चल रहा है, कौन सा ऐसा क्रिटिक है जिसने इंट्रोड्यूस किया था टर्म टेनर एंड व्हीकल? बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को बताया। टेनर एंड व्हीकल टर्म को यूज करने वाले क्रिटिक का नाम बताइए। तो इस क्रिटिक का नाम है I.A. रिचर्ड्स। I.A. रिचर्ड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन विच 1936 वर्क डिड I.A. रिचर्ड्स फॉर्मली इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टेनर एंड व्हीकल? बताइए। आपको बुक का नाम बताना है, वो कौन सा बुक है, ठीक है, जिसमें जो है I.A. रिचर्ड ने टेनर एंड व्हीकल का कॉन्सेप्ट दिया था। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, फिलॉसफी ऑफ रिटॉरिक, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, इन I.A. रिचर्ड्स टर्मिनोलॉजी,
आइए रिचर्ड की जो टर्मिनोलॉजी है इसमें व्हाट डू वी कॉल अंडरलाइंग सब्जेक्ट ऑफ अ मेटाफर। बताइए, जो मेटाफर का अंडरलाइंग सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं टेनर। ठीक है, जो सब्जेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? टेनर। व्हीकल तो समझ गए ना, जिससे तुलना किया जाएगा। ठीक है, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इन एडवर्टेंटली, मतलब अनजाने में, आर फंक्शनली को ज्वाइंस टू आर मोर ऑब्वियसली डाइवर्स मेटाफरिक व्हीकल। अच्छा बताओ, दो से अधिक मेटाफरिक व्हीकल जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? मिक्स्ड मेटाफर बन जाएगा। भाई सिंपल है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट एक है लेकिन उसको दो अलग अलग मेटाफर से तुलना किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कोई कभी कभी कोई टीचर कोई चीज बताता है तो आप उसे एक एग्जाम्पल से नहीं समझ पाए तो दूसरे एग्जाम्पल से उसने समझा दिया, ये बात है। तो ये मिक्स्ड मेटाफर है। आगे बढ़ते हैं। What do we call a metaphor that has been used so long that readers are no longer aware of the discrepancy between its vehicle and tenor? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, उस मेटाफर का नाम बताइए जो इतने दिनों तक यूज हो गया है कि लोग जान ही नहीं पाते हैं कि भैया ये व्हीकल है कि टेनर है। बहुत बेहतरीन। तो ये क्या होगा? ये डेड मेटाफर है। डेड मेटाफर के केस में हमें अंतर समझ में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। इन विच फिगर ऑफ स्पीच इज द लिटरल टर्म फॉर वन थिंग अप्लाइड टू अनदर दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद, जैसे क्राउन फॉर अ किंग। ठीक है, बताइए, जब एक चीज दूसरी चीज से डायरेक्ट जो है अप्लाई किया जाता है, जो उससे क्लोजली एसोसिएटेड है, जैसे किंग के लिए क्राउन आप यूज करते हैं, तो क्या हो गया? मिटोनोमी हो जाएगा। बहुत अच्छा जी। In which figure of speech is a part of something is used to signify the whole, जैसे 10 hands को 10 वर्कर्स के लिए यूज किया जाए तो क्या हो जाएगा? सिनेक्डकी। बहुत बढ़िया जी, ताली बजा लें, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। What is the Greek term for personification? Personification के लिए कौन सा ग्रीक टर्म यूज किया जाता है? Which involve speaking of an inanimate object or abstract concept as if it had life. ये आपके राजस्थान पीजीटी के एग्जाम में आया था। आप में से किसी ने राजस्थान पीजीटी का एग्जाम देकर आया था, वो पीजीटी का, उन्होंने बताया था सर ये क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन सेम ऐसे आया था कि पर्सोनिफिकेशन के लिए दूसरा टर्म क्या है? तो प्रोजोपोपोइया। ठीक है जी, आगे बढ़ते। व्हाट स्पेसिफिक टर्म डिनोट, कौन सा स्पेसिफिक टर्म है जो डिनोट करता है रिकरेंट यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव फ्रेज इन प्लेस ऑफ एन ऑर्डरली नेम इन ओल्ड जर्मनिक लैंग्वेज? बताइए। हाँ, बहुत अच्छा जी, ताली हो जाए। केनिंग्स, आकांक्षा ठाकुर, बहुत अच्छा जी। छाया, अप्सा, प्रीति, दीपमाला, अंजलि, कोमल, आनंद, रुचि, बहुत अच्छा जी। केनिंग्स, जैसे जो बात सीधे सीधे कहा जा सकता हो लेकिन उसको सीधे सीधे ना कहा जाए, घुमा फिरा के कहा जाए। ठीक है, घुमा फिरा के स्टाइल में, जैसे वो नहीं बोलते हैं राउंड अबाउट स्टाइल में। एक पेरीफ्रेजिज अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, पेरीफ्रेजिज अभी हम आगे पढ़ेंगे, मतलब कोई चीज को घुमा फिरा के कहना। जैसे आपको कहना है, जैसे आपको कहना है सी, लेकिन आप सी नहीं कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? द व्हेल रोड। व्हेल रोड मतलब ऐसा रोड जिसमें व्हेल चलती है। तो व्हेल कहाँ चलती हैं? समुद्र में चलती हैं। तो आप सीधे समुद्र ना कह के ऑर्डरली वर्ड आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी जगह डिस्क्रिप्टिव वर्ड यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से किंग के लिए रिंग गिवर है। ठीक है, शिप के लिए आप रिंग द प्रो बोल रहे हैं। तो ऐसे करके ये बता रहे हैं कि आप जब यूज करेंगे तो ये केनिंग कहलाएगा। केनिंग सबको समझ में आ रहा है? डीपर लेवल पे जा रहा है कि नहीं सभी को? बताओ भाई, केनिंग्स का मतलब, इज इट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द फ्रेज व्हेल रोड, ये जो व्हेल रोड फ्रेज है ये यूज किया गया है इपिक बियोल्फ में। ये किस चीज का क्लासिक एग्जाम्पल है? तो ये भी आप बता देंगे फटाफट, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्लासिक एग्जाम्पल किसका है? ये सी का एग्जाम्पल नहीं है,
ये तो इसका मतलब है वेल रोड जो है ये वास्तव में सी की जगह पे यूज किया गया है, लेकिन ये डिवाइस कौन सा है? लिटरेरी डिवाइस। सी कोई लिटरेरी डिवाइस थोड़े ना, तो लिटरेरी डिवाइस है केनिंग, ये केनिंग है। ठीक है, हाँ कनिंगली कहा गया, क्या बात है छाया, टेक्निक बना दी। कनिंगली कहा जाए, सीधे सीधे ना कहा जाए। ठीक है, जैसे किसी को मान लीजिए कि पूछा जाए कि ये बताओ तुम्हारे कौन लगते हैं, जैसे मान लीजिए किसी महिला से पूछा गया उसके हस्बैंड के बारे में कि ये पूछा गया कि ये तुम्हारे कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये मेरे पापा के दामाद हैं, या ये मेरे सासू माँ के बेटे हैं, या मेरे बेटे के पिताजी हैं। सीधे बात नहीं बताया जा रहा है। हाँ, ये मेरी माँ के पति के दामाद हैं, ये ज्यादा बढ़िया है। या ये मेरे सासू माँ के, ठीक है, बेटे के जीजा जी लगते हैं। चलो, तो ये कुल मिला के मामला समझ में आ गया सभी को। सासू माँ के बेटे के भाई लगते हैं, सॉरी। तो भाई आपका बहुत अच्छे से हमने करवा दिया। अच्छा, अभी फोकलोर से भी 3-4 क्वेश्चन है, इसको भी देख लें फटाफट। चलिए जल्दी से देख लें आप। कोई कंफ्यूजन नहीं है मेटोनमी और स्नेक डकी में। एकदम बहुत सिंपल वे में समझिए। पहली बात तो आप लोग को फिगर ऑफ स्पीच की मेरी 22 वीडियोज हैं। मैं आप सभी से एक बात कहूंगा कि आप लोग प्लीज वो 22 वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा आधे आधे घंटे के वीडियोज हैं, अगर वो पूरे 2200 वीडियो देख लेंगे तो फिगर ऑफ स्पीच के आप मास्टर ब्लास्टर हो जाएंगे, चाहे जैसा क्वेश्चन आएगा आप करके आएंगे। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। तो सिरजा अगर वो वीडियो नहीं है तो उसको प्लीज आप लोग ले लेना। हाँ ठीक है। अच्छा प्रीति नागर आज भेज देना ग्रुप में थोड़ा। चलिए अब जल्दी जल्दी आते हैं। व्हाट ब्रॉड टर्म इन इनकम्पासेस, कौन सा ऐसा ब्रॉड टर्म है जिसके अंतर्गत आता है सेइंग्स, वर्बल कंपोजिशंस, रिचुअल हैंडेड डाउन प्राइमरली बाय वर्ड्स ऑफ माउथ एंड एग्जांपल। तो कौन है? फोकलोर है। ठीक है, जहां पे आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। जॉन कीट्स का एक वर्क है ईव ऑफ सेंट एग्निस, ये यूटिलाइज करता है एक फॉकलोर को। एक फॉकलोर है उसमें जहां पे जो है एक स्पेसिफिक इवेंट है। कौन सी स्पेसिफिक घटना पे है? तो एक मैडन है, एक कुंवारी लड़की है और उसके ड्रीम पे बेस करके है। ठीक है, उसके ड्रीम पे बेस करके है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश में एक ममर्स प्ले है। यहाँ पे आपको जो फीचर्स में क्या दिखेंगे, जो एक्टर्स दिखेंगे वो मास्क लगाए होंगे। तो ये एक सर्वाइविंग फॉर्म है किसी ट्रेडिशनल आर्ट का। तो किसका ये सर्वाइविंग फॉर्म है? तो ये फोक ड्रामा का एक सर्वाइविंग फॉर्म है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ सकता है ममर्स प्ले। एग्जाम में आ जाए तो बता लेंगे ममर्स प्ले क्या है, फोक ड्रामा का एक प्रकार है। याद रखेंगे ममर्स प्ले फोक ड्रामा है, इसमें मास्क एक्टर जो है एक्टिंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हु कंपाइल्ड द स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल कैटलॉग टाइटल्ड द मोटिव इंडेक्स ऑफ फोक लिटरेचर, बताइए ये किसने जो है इसको कंपाइल किया था? इसमें बहुत ढेर सारे कैटलॉग में कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, पूरे जो है मोटिव इंडेक्स ऑफ फोक लिटरेचर इसको बोला गया है। ठीक है, तो ये राइटर का नाम है स्टीथ थॉमसन। ठीक है, क्या नाम है? स्टीथ थॉमसन। आप लोग को ये पीडीएफ भेज दिया जाएगा इसके आंसर वाला, तो आप वहां से नोट कर लेंगे। STITHTHOMPSON, स्टीथ थॉमसन, इन्होंने कंपाइल किया था। अच्छा, मैं आप सभी से यही क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे इन्होंने क्या किया कि जो फोक लिटरेचर है, जितने भी बेहतरीन जो फोक लिटरेचर के वर्क्स हैं उसको इन्होंने कंपाइल किया। आप बता सकते हैं इसी तरह बैलेड, जितने भी बेहतरीन बैलेड हैं उसको कंपाइल किया था एक बहुत ही फेमस तरीके से
किसने किया था? पर्सी, थॉमस पर्सी, बहुत अच्छा। और वर्क का नाम क्या है? रिलिक्स ऑफ। ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप लोग। देखो अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो यही बहुत बड़ी चीज है, यही चीज समझना है। ठीक है, रिलिक्स ऑफ एंशिएंट पोएट्स। चलिए, what German word is frequently used by scholars to refer मार्वेल फील्ड फॉक्टॉल? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बताइए एक जर्मन टर्म यूज किया जाता है स्कॉलर्स के द्वारा जहां पे ये ऐसे फोक टेल्स की बात करते हैं जो बहुत ही आश्चर्य, मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग उसमें जो है टेल्स हो। कॉमनली लोन इंग्लिश, इंग्लिश में इसको जो है फेरी टेल्स के नाम से जानते हैं, लेकिन जर्मनी में, मतलब अगर आप फेरी टेल का जर्मन वर्जन पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? तो बहुत अच्छा शब्द है, आप इसके लिए मार्चेन, MARCHEN, मार्चेन। ठीक है, मार्चेन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में आ जाए तो लोगों की हालत खराब हो जाएगी, लेकिन अब आप बेहतर स्थिति में हैं। अब आप लोग बताइए बेहतर से बेहतर बन रहे हैं कि नहीं? आप लोग बन रहे हैं कि नहीं बेहतर से बेहतर? अच्छी कंडीशन में चल रहे हैं आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे मन लगा के आप लोग को पढ़ना है और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, एक टर्म है फोर्स साइडविंग। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू की तो चिंता मत करो। अब जिस तरह से आप लोगों की प्रैक्टिस चल रही है, जैसे अगर आप पिछली बार के क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कभी टफ नहीं आते हैं। जब आपको जानकारी नहीं होती है ना, तब आप ये वाले क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं, लेकिन जब आप बहुत डीपर लेवल पे पढ़ के जाएंगे तो बहुत आसानी से पकड़ लेंगे। चारों ऑप्शन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, पिछली बार के जो क्वेश्चंस आए थे एमएच अब्राहम के, बहुत इजी क्वेश्चन थे, एकदम हलवा क्वेश्चन जिसे कहते हैं, वो थे वो। ठीक है, तो ये समझ लो कि बस जिसने केवल पढ़ के गया होगा वो तुरंत कर देगा। तो बहुत मतलब एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको पढ़ना है, अच्छी चीजें पढ़िए आप कर लोगे। वैसे भी जो हम टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं आकांक्षा जी, तो उस टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बहुत ढेर सारे। अभी तो हम जानबूझ के इजी क्वेश्चंस करवा रहे हैं, अंतिम में आप लोग को जो है हम आग में डालेंगे, आग के दरिया में, फिर तब आपको ये बहुत ज्यादा मिलेंगे और फिर आप सबकी हालत भी खराब होगी। तो अभी मजे से पढ़ लो और बाद में आप लोग को कराएंगे। चलिए, तो फोर्स साइडविंग क्या होता है? एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है, ठीक है, जिसमें आप किसी चीज के बारे में क्या करते हैं, पहले ही आभास आपको हो जाता है। ठीक है, पहले ही आपको आभास हो जाता है। और कैसे आभास होता है? ओमेंस के द्वारा, कोई ड्रीम देख लेते हैं, या कोई प्रोफेसी हो जाती है, या कोई ओरेकल हो जाता है। जैसे अगर आप याद करो तो मैकबेथ में आप देखते हैं प्रोफेसी होती है। इसी तरह से आप अगर वहां जाएं जूलियस सीजर में, तो वहां भी प्रोफेसी आइडिस ऑफ द मार्च है। ड्रीम भी है, कैलिफोर्निया ड्रीम भी देखती है। तो ये सब क्या है? ये सब फोर्स शेडिंग के बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जो आप लोग को ध्यान रखने हैं। तो फोर्स शेडिंग आपको शेक्सपियर या हर बड़े राइटर के वर्क में दिखता है और अक्सर आपको मिलता है। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन है। अक्सर जो है डैगर सीन, हाँ ये भी फोर्स शेडोइंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मैकबेथ में। ठीक है, तो बहुत अच्छा। तो यही है फोर्स शेडोइंग, यानी कोई चीज जो बाद में होने वाली है उसको किसी माध्यम से पहले ही आभास दिलाना। ठीक है, वो सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे एक नागिन हम अक्सर देखते थे, तो ये सब टीवी सीरियल वाले फोर्स शेडोइंग का बहुत इस्तेमाल करते हैं। टीवी सीरियल वालों को बहुत पिटाई करने को मन करता है। ये क्या करते हैं, सब जानबूझ के ये मूवी को मतलब जो है, जैसे अगला पार्ट आने वाला है तो ये सब उसका रिकैप दिखाते हैं। तो हफ्ते में 2 चलता है। तो पहले मैं नागिन बहुत देखता था जब केंद्रीय विद्यालय में था, तो शाम को बहुत
नागिन देखता था ना, तो नागिन में क्या होता था, वो रिकैप दिखाता था। तो रिकैप में क्या करेगा, जो आगे होने वाला है उसको क्या करता था, उसमें कोई चीज ऐसा दिखा देगा जिसमें नागिन मर रही है और उतने पे रोक देगा वो। तो अब हमें लगेगा अरे अगली बार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। फिर उसके बाद पता चलता था अरे वो तो ड्रीम में चल रहा था। जब अगले में रियल में जब वो आएगा तो उसमें पता चलेगा वो ड्रीम में चल रहा था। ठीक है, वो सच्चाई नहीं है। ऐसे भी बात हो जाती है। हाँ तो ठीक है, इसको एंड करते हैं।